नमस्कार दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है डीकेडी क्लासेज में। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल जो कि बहुत स्पेशल डे माना जाता है। 14th जो अप्रैल है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज ए अम्बेडकर जयंती नॉट ओनली इन इंडिया बट होल ऑफ द वर्ल्ड। तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है वो मनाया जाता है। तो आज के दिन जो है पूरे भारत के लिए हर्षोल्लास का विषय है, खुशी का दिन है कि आज के दिन जो है भारत में एक महामानव ने जन्म लिया, जिन्हें भारत के संविधान निर्माता और दलितों के तो मसीहा कहा जाता है। तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है महू, जो कि आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है, वहाँ पर जन्म हुआ था बी.आर. अम्बेडकर का। अगर मैं बात करूँ इन्हें के पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो बी.आर. अम्बेडकर के जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो बी.आर. अम्बेडकर के जो दादा परदादा है वो महाराष्ट्र में एक गांव में रहते थे। उसके बाद ये शिफ्ट होकर जो है वो बॉम्बे आ गए। फिर वहाँ पर वो ब्रिटिश आर्मी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो आर्मी के पद पर कार्यरत थे। उसी तरह से आगे उनके जो पिताजी है रामजी सकपाल, वो ब्रिटिश सेना में जो है वो सूबेदार रैंक पे पद पर कार्यरत थे। बी.आर. अम्बेडकर के पिता रामजी सकपाल जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सूबेदार रैंक के पद पर कार्यरत थे। और इनके जो माता है बी.आर. अम्बेडकर के भीमाबाई सकपाल, वो पेशे से एक गृहिणी थी। इनके पत्नी बी.आर. अम्बेडकर की पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था, लेकिन लेटर फेज में फिर इनकी डेथ हो गई थी रमाबाई की। उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर ने जो है वो दूसरा विवाह किया था सविता अम्बेडकर से, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। और अगर मैं इनके बच्चों की बात करूँ तो बी.आर. अम्बेडकर के पास 4 बच्चे थे, जिसमें से कि 3 बच्चों की जो डेथ हो गई थी और अंतिम जो बच्चे थे वो यशवंत अम्बेडकर जो जीवित रहे थे। बी.आर. अम्बेडकर के जीवन यात्रा की मैं बात करूं तो कहते कि बी.आर. अम्बेडकर का जो जीवन है वो पूरा जो जीवन है वो संघर्षों से भरा था। इनके लाइफ में बहुत दुविधाएं थी, बहुत संघर्ष था, लेकिन ये डटे नहीं और लगातार संघर्ष करते गए। और लाइफ में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो किसी साधारण मानव के लिए आसान भी नहीं है। उस समय के डेट में हमारे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के शायद बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कहा जाता है कि बी.आर. अम्बेडकर ने जो है वो 4 सब्जेक्ट में पीएचडी की थी। कहा जाता है कि बी.आर. अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो बहुत बड़ी बात है उस समाज से आए हुए एक व्यक्ति के लिए, जिस समाज में उस समय पढ़ना लिखने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, लोग बहुत कम पढ़ते थे या पढ़ते ही नहीं थे। तो बी.आर. अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई का चलन शुरू किया और बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचे। जितना आसान नहीं है, जितने सफल वो अपने जीवन में हुए, किसी साधारण व्यक्ति के लिए इतना सफल होना एक जीवन में इतना आसान भी नहीं है। तो बी.आर. अम्बेडकर के थोड़ी बचपन की बात करते हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर, जैसे मैंने बताया आपको, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश, जिसे उस समय के डेट में चीफ प्रोविंस एरिया कहा जाता था, वहाँ पर आर्मी जो कैंट एरिया है महू में, उनका महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और ये अपने माता पिता के
14वें संतान थे और माता के बहुत लाडले थे, बहुत प्यारे थे। फिर बी आर अम्बेडकर अपने समाज से, दलित समाज से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समाज से उस समय की डेट में 10वीं पास की। तो आज समझ सकते हैं कि उस समय दलित समाज की स्थिति क्या रही होगी कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समाज से 10वीं पास की। इन उससे पहले किसी ने 10वीं भी नहीं की थी। तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है अंबादेवकर, वहाँ के रहने वाले थे अंबादेवेकर। महाराष्ट्र के महार जाति से संबंध रखते थे बी आर अम्बेडकर। तो 1906 में मात्र 14 साल के उम्र में इनका विवाह हो गया रमाबाई से। रमाबाई अम्बेडकर इनके धर्मपत्नी थी और बहुत ही जल्दी बहुत कम उम्र में इनका विवाह हो गया था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को लगातार रखा और 1913 में, यानी जब ये 17-18 साल के रहे होंगे, तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत कठिन दौर था उनके लिए, क्योंकि इससे पहले तो पिताजी नौकरी पेशा करते थे। अब जब पिताजी का देहांत हो गया तो परिवार की सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई, अम्बेडकर के ऊपर। लेकिन अम्बेडकर चाहते थे कि वे और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें, इन्हें पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी। तो कोशिश की इन्होंने आगे पढ़ाई करने की। तो एक बहुत फेमस व्यक्ति थे उस समय, दादा कालुस्कर करके। तो पेशे से ये एक सोशलिस्ट थे, एक सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो दादा कालुस्कर देखते हैं कि एक लड़का है और उसे पढ़ना लिखने का बहुत शौक़ है। एक्चुअली वो पार्क में आते हैं तो अम्बेडकर पार्क में किताबें पढ़े होते हैं। तो 2-4 दिन लगातार उनको नोटिस करते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, और लगातार पढ़ाई करता रहता है, बहुत मेहनती लड़का है। तो जाकर वो उनसे बात कर लेते हैं अम्बेडकर से, और वो उनसे पूछते हैं उनके बारे में। तो अम्बेडकर जो है उन्हें पूरा किस्सा सुना देते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें पास पढ़ने लिखने के लिए संसाधन नहीं है। तो दादा कालुस्कर एक सामाजिक उत्थान करने वाले व्यक्ति थे, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे। तो दादा कालुस्कर बात करते हैं बड़ौदा के राजा गायकवाड़ सियाजी राव तृतीय से। वो उन्हें अम्बेडकर के बारे में बताते हैं कि एक लड़का है, बहुत प्रतिभावान है और पढ़ाई करना चाहता है। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट करो तो इस लड़के को ये बहुत आगे जाएंगे। तो बात है 1913 की, 1913। फिर बड़ौदा के राजा गायकवाड़ सियाजी राव, जो उन्होंने अपने राज्य में एक रूल बनाया था कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छा पढ़ने वाला है, उनको वो वजीफ़ा यानी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते थे हर एक महीने के 25 रुपये, जो पढ़ने वाला व्यक्ति था। तो अम्बेडकर जी भी उसमें सेलेक्ट हुए और उन्होंने अम्बेडकर को भी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। और शिवाजी महाराज जो है वो हर बच्चों को 25 रुपये स्कॉलरशिप के लिए देते थे। तो अम्बेडकर जी भी उसमें सेलेक्ट हो गए और पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई की अमेरिका से। उसके बाद लेकिन उनके साथ एक एग्रीमेंट था अम्बेडकर जी का कि जब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनके पास वो सेवा देंगे, उनके पास जॉब करेंगे। तो 1917 को 1917 को बी आर अम्बेडकर वापस भारत आते हैं और क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई थी तो और अब एग्रीमेंट था कि वो राजा के पास कार्य करेंगे। तो उन्हें जो है वो राजा के द्वारा सैन्य सचिव यानी चीफ ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन जब अम्बेडकर वहाँ पर जॉब करने के लिए गए तो वो बहुत हैरान हुए। हालांकि उन्होंने घर्षण शोषण बचपन से ही झेला था, लेकिन अम्बेडकर अब सोचते कि बहुत वो पढ़ लिख चुके हैं और शायद लोगों का नज़रिया उनके प्रति बदल गया है। लेकिन अभी तक सब वैसा का वैसा ही था। जब वो शिवाजी महाराज के पास जॉब पर आते हैं तो जॉब उनका बहुत पावरफुल डेजिग्नेशन होता है, सैन्य सचिव।
लेकिन हाल ये था कि वहाँ पर जो उनका पीएन चपरासी होते थे, चपरासी भी उन्हें हाथ में फाइल नहीं देते थे, फेंक कर फाइल देते थे। तो अंबेडकर जो है वो हैरान थे कि हमारे समाज में लोग की मानसिकता क्या है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फिर भी लोग का जो मेरे प्रति जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसके बाद जब अंबेडकर इस बारे में राजा जी से भी बात करते हैं, घर्षण चलता है, लेकिन उन्हें बाद में वो ये सेवाएं छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो जॉब के लिए 1918 में बॉम्बे कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए कॉलेज में बच्चों को। लेकिन उस समय की मानसिकता देखिए कि उस समय जो है वो कोई भी पढ़ने लिखने के लिए उनसे तैयार नहीं था। लोगों को लगता था भी ये जो है वो शूद्र समाज से आते हैं तो ये शायद हमें नहीं पढ़ा पाएंगे, और लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया। तब वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, तो वो बच्चों से बात करते और कहते भाई कि विदेश से पढ़कर आए हैं तो शायद आपको पढ़ा लेंगे, तो आप 2-4 क्लासेस लगा के देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर बाद में देख लेंगे। तो अंबेडकर जी ने कहते कि जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया उन्होंने बच्चों को, और बाद में बच्चे इनसे घुल मिल गए थे और लोग उनको पसंद करने लगे थे बच्चे तो। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही थी, बच्चों को तो उन्होंने अपनी तरफ कर लिया अपनी स्किल के बदौलत, लेकिन वहाँ पर जो बाकी प्रोफेसर्स थे वो उनके साथ वैसा ही बिहेव करते थे। पानी पीने में भी प्रॉब्लम होती थी उनको, और अपने साथ बिठाने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब वही था समाज में जो हमारा एक नज़रिया था उसमें जो बंधा हुआ समाज था, कि वो अंबेडकर साहब को उनके एजुकेशन से जज नहीं कर रहे थे, बस दिमाग में वही था कि वो एक दलित और एक अछूत समाज से आते हैं, तो उन्हें वो रिस्पेक्ट वो नहीं, कुछ भी नहीं मिला था। तो वो परेशान हो गए बी आर अम्बेडकर। और जब अम्बेडकर ने बहुत पढ़ लिख गया तो उसके बाद वो लंदन गए, उन्होंने लंदन से भी पढ़ाई की। तब अम्बेडकर साहब को लगा कि जब इस समाज का मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जब मेरे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जब मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो हमारे समाज का जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसका कितना शोषण होता होगा। तो उन्हें लगा भाई उन्हें अब इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और ये समय था 1920 का, जब उन्होंने पहला एक संगठित प्रयास किया दलित समाज को उत्थान करने के लिए। तो बी आर अम्बेडकर सबसे पहले इन्होंने एक सभा बनाई जिसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भी कि हमारे जो दलित समाज के जो लोग हैं उनका एक तो शैक्षणिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास और तीसरा आर्थिक विकास। तो ये 3 लक्ष्य रखे गए थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के, एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। दूसरा, उस समय के डेट में कोल्हापुर के शाहू महाराज जी हुआ करते थे जिन्होंने उन्हें सहायता की, फाइनेंशियल हेल्प की, क्योंकि अंबेडकर चाह रहे थे भाई लोग एक्चुअली जाने तो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लोग मेरे विचारों को समझे। तो इसके लिए अंबेडकर ने पहला प्रयास क्या किया है कि इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली मूक नायक के नाम से, और हर हफ्ता ये मैगजीन निकलती थी। और अंबेडकर इसके द्वारा चाहते थे कि लोग मेरे विचारों को जानें कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो अधिकांश लोग तो उस समय अनपढ़ थे, लेकिन कुछ बहुत जो पढ़े लिखे लोग थे वो इनका ये मूक नायक हर हफ्ते पढ़ते थे और उससे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते थे। तो कोल्हापुर के महाराज शाहू महाराज ये ऐसे व्यक्ति थे उस समय की डेट में, उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, समाज में घर्षण बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे 1920 में जिन्होंने एक तो अंबेडकर को फाइनेंशियली हेल्प किया था पत्रिका छापने में, दूसरा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शायद सामूहिक भोज किया था। उस समय सामूहिक भोज रखा था दलितों के साथ और मिलकर जो है इन्होंने
भोजन किया था और ये प्रतिक्रिया देती हुई कि सब इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू। फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि लोगों का अलग अलग समय पर क्या क्या नज़रिया रहा। इसमें वो लिखते हैं कि उनके साथ जो भी बर्ताव किया गया था उस समय की डेट में, कितना समाज की मानसिकता उस समय की समाज की संकीर्णता को दिखाते हैं, वो सारा वर्णन उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में किया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। फिर अम्बेडकर साहब ने एक बुक लिखी थी 1946 में, 1946 में, जिसमें उन्होंने मैक्स मुलर की थ्योरी को खारिज करते हुए अपने विचार दिए हैं कि शूद्र कौन थे, हु वर शूद्रा, और उन्हें शूद्र नाम कैसे पड़ा उनका। तो बी आर अम्बेडकर की जो ये किताब है शूद्र कौन थे, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि शूद्र भी कौन थे, क्षत्रिय थे। फिर उन्होंने अपने एक उनकी फेमस दूसरी बुक है रिडल्स इन हिंदुइज्म और थॉट ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। अगर हम उनके स्ट्रगल के बारे में बात करें और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहे हैं बी आर अम्बेडकर के लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बी आर अम्बेडकर ने, तो एक फेमस बात इनके विषय में ये है कि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें अम्बेडकर जी ने एक मांग रखी थी दलितों के लिए, जब उन्होंने देख लिया था कि दलितों की स्थिति बहुत ख़राब है हमारे समाज में, तो बी आर अम्बेडकर चाह रहे थे कि मैं दलितों के लिए अलग जो है वो इलेक्टोरल बोर्ड की मांग करूं। लेकिन गांधी जी का मानना था कि यदि ऐसा होता है तो इससे देश और ज़्यादा खंडित हो जाएगा। तो गांधी जी समर्थन में नहीं थे, जिसके बाद गांधी जी ने जो है वो अनशन कर दिया। हम ऊपर से हम अंग्रेज़ों के भी गुलाम थे, तो हम चाह रहे थे कि हम आज़ाद हो जाए। तो लास्ट में जो है वो समझौता होता है बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, जिसे हम पूना पैक्ट कहा जाता है। इसमें गांधी जी कहते भी दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य जो है वो है फ्रीडम, अंग्रेज़ों से आज़ादी। उसके बाद गांधी जी ने कहा था भाई कि मैं भी पूरा सहयोग करूँगा और हम मिलकर प्रयास करेंगे दलित उत्थान के लिए, जिसमें कि मैं रिजर्वेशन की सीटों को भी बढ़ा दूंगा। ऐसे ऐसे कुछ इसमें समझौते हुए थे। तो पूना पैक्ट में जो है वो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी के हस्ताक्षर है और एक साइड से दलितों के बड़े नेता अम्बेडकर थे। तो शुरुआती जीवन में अम्बेडकर ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जब अम्बेडकर ने बहुत पढ़ लिख लिया था तो उन्होंने पहला संगठित प्रयास किया था 1920 में कि अब मैं अपने समाज के लिए कुछ कार्य करूं, ताकि मैं अपने दबे कुचले समाज को ऊपर उठा सकूं। तो 1920 से जो है वो एफर्ट बहुत तेज हो गए थे। देखिए, उस समय की डेट में क्या होता था, सोचिए उस समय की समाज की मानसिकता कि जो हमारा जलाशय या तालाब या कुआं है, वहाँ से कुत्ते पानी पी लेते थे, बिल्ली पानी पी लेती थी, बकरे घोड़े सब पानी पी लेते थे। लेकिन जो शूद्र कम्युनिटी है उन्हें ये अनुमति नहीं थी कि वो सार्वजनिक स्थल से पानी ले आए, कुएं से पानी लें। इतने ख़राब हालत थे उस समय। तो अम्बेडकर जी ने जो है पहला प्रयास किया था और उन्होंने जो है वो तालाब से, इसे तालाब सत्याग्रह के नाम जानते हैं, तालाब से पानी लिया था और कहा भी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर मात्र किसी एक जाति विशेष का हक नहीं है सॉरी, उस पर जो है वो सभी का हक है। फिर अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर की कि उनका संविधान में क्या योगदान है, तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे समाज में उस समय प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि जब संविधान सभा, जैसे कि अंग्रेजों ने कहा था भाई कि अपना संविधान तैयार कीजिए, तो भारत में
नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाएगा और संविधान सभा जो होगी हमारी वो प्रत्यक्ष मतदान से आएगी। तो इलेक्शन हो रहे थे किसके लिए? संविधान के सदस्य बनने के लिए। तो देखिए स्ट्रगल तो रहा उनके जीवन में, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो बम्बई सीट से नामांकन भरा था संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए। लेकिन उस समय भारत में जो है वो कुछ लोग, मतलब कुछ के बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आए। तो लोग इस फेवर में नहीं थे कि वो संविधान सभा के सदस्य बने। तो सब लोगों ने मिलकर उन्हें इलेक्शन हरा दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर मुंबई से सीट इलेक्शन लड़ा उन्होंने संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए और वो हार गए। उसके बाद उन्होंने जो है वो बंगाल सीट से जो है वो नामांकन भरा और वहाँ पर मुस्लिम लीग के समर्थन के साथ बाबा साहब इलेक्शन में जीत जाते हैं और संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही जानते हैं कि नीचे बंगाल का जो एरिया था वो बन गया फिर पाकिस्तान का हिस्सा, पूर्वी पाकिस्तान, और उनकी सदस्यता खत्म हो गई। अब सवाल उठता है कि वो दोबारा सदस्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उसके बाद BN राव, जो कि उस समय के डेट में बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति थे, BN राव बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद से और महात्मा गांधी जी से कि हमारे संविधान को जो वास्तव में असली आकार दे सकते हैं वो BR अम्बेडकर जी ही है। तो हमें इनके समर्थन की बहुत ज़रूरत रहेगी। तो आप ऐसा कीजिए कि उन्हें किसी भी हाल में आप संविधान सभा का सदस्य बनाइए, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी संविधान बनाने में, हमें उनका सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद बात करते हैं उस समय BG खेर करके जो मुंबई के उस समय PM थे, उस समय की डेट में PM होते थे प्रधानमंत्री अलग अलग स्टेट के। तो BG खेर से बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कहते भाई कि एक सीट खाली कराइए मुंबई में जहाँ से हम अंबेडकर साहब को लड़ाएंगे और वो संविधान सभा के सदस्य बन सके। तो BG खेर से बात होती है। BG खेर MR जयकर जी को बोलते हैं। MR जयकर जो सदस्य थे संविधान सभा के, उसके बाद MR जयकर इस्तीफा देते हैं और फिर बाबा साहब वहीं से नॉमिनेट होकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में आ जाते हैं। तो देखिए कि जिस मुंबई से पहले वो इलेक्शन हार गए थे, अगले बार उन्होंने वहीं से इलेक्शन लड़ा और इस बार वो जीत जाते हैं, क्योंकि इस बार ज़रूरत थी ना उनकी संविधान सभा में आने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो जीत कर आते हैं, हमारे वो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें के 7 मेंबर थे, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं BR अम्बेडकर जी। तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया हमारे संविधान को बनाने में। तो उनका योगदान कम नहीं है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, बहुत सारे प्रावधान ऐसे डाले जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुँचे और उन्होंने कोशिश भी की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महान व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हो या राजेंद्र प्रसाद जी हो, महान व्यक्तियों को हमें किसी जाति समुदाय में ना बांध करके उनके कार्य की तरफ देखना चाहिए। तो BR अम्बेडकर ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया संविधान में और पहले ऐसे व्यक्ति थे वो भारत से जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और बहुत ज़्यादा काम किया था। स्पेशली हमारा जो दलित समाज है उसको उठाने में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। BR अम्बेडकर जी हमेशा कहते थे कि अगर मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक स्वार्थ की बात आती है तो मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को डेफिनेटली त्याग दूंगा और मैं सामाजिक उत्थान की तरफ पहले प्रयास करूंगा। और बहुत प्रयास किए हैं उन्होंने
आज उन्हीं के बदौलत जो है वो आज स्थिति आसान हुई है सभी लोगों के लिए। खास करके हमारा जो दलित समाज है उनका जो उत्थान हुआ है, उन्हें जो आज आज सोशल बेनिफिट मिले हैं या एजुकेशनल बेनिफिट मिले हैं, वो इसी वजह से मिले हैं। बाकी उन्होंने उसमें एक प्रावधान किया था जिसे हम आरक्षण के नाम से भी जानते हैं, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण गरीबों को दो, अमीरों को दो, बहुत सारे सवाल उठते हैं वर्तमान में। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इज़ नॉट ए पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। उसके लिए हमारे पास और बहुत तरह की योजनाएं हैं, बीपीएल है, अंत्योदय है और बहुत सारी योजनाएं हैं। जो हमारा रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन का जो मेन मकसद था उस समय जब दिया गया था, तो रिजर्वेशन था उन वर्गों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो हमारा जो दलित समाज है, बिल्कुल दलित समाज उस समय सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय की डेट तक कोई पढ़ता लिखता तो था नहीं। तो एजुकेशनली भी बहुत बैकवर्ड था और सोशली भी बहुत बैकवर्ड था। तो आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम उनको नमन करते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे देश में जन्म लिया और कहीं ना कहीं बहुत प्रयास किया समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम करने का, चाहे वो महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव हो, आरबीआई की स्थापना जो कि 1935 में हुई, उसमें उनका योगदान रहा है। और बहुत सारे ऐसे काम है, चाहे वो हिंदू कोड बिल है, बहुत सारे काम हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में किए। क्योंकि हम कुछ भी कहें, इतना आसान नहीं होता है। अगर हम उस समय के समाज को देखें, जितनी यातनाएं उन्होंने झेली और उसके बाद भी इतना बड़ा काम कर गए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए। तो धन्यवाद, मैं अब विराम दूंगा। जय हिंद।